लेकिन बैकड्रॉप या जो मुद्दा है वो शायद ट्रेजरी का है, वो शायद ब्लैक मार्केट का है। वो अगर हम लोग ऐसी एक कंसेप्ट सोचे कि चलो हम लोग अगर दुनिया ये सोचने लगे कि चलो अभी भगवान को ही बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, और अगर उसे रोकना है तो क्या हो सकता है, उसके इर्द गिर्द ये थोड़ी कहानी घूमती है। एक मराठी फिल्म थिएटर तक आ रही है और वो रिलीज हो रही है, यही एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मराठी में। वो हम लोगों ने बात की है, तो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। पहले ये एक बात क्लियर करता हूँ कि ये बिल्कुल धार्मिक फिल्म नहीं है। ये जय माता दी नहीं है। जय माता दी, जय संतोषी माँ, ये नहीं है। कालू भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। विठल के प्रति जो हमारी भक्ति है, पर्सनल भक्ति, इसीलिए हमने विठल बैकड्रॉप में रखा। राइट। हाँ। आपने जो सवाल पूछा था कि डंका हरिनामाचा अगर फिल्म का नाम है तो वारकरी लोग ये आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फिल्म का नाम चोरीचा मामला था, तो चोर आएंगे क्या? चोर नहीं आएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। जब हम उस रात शूटिंग कर नहीं पाए तब हम सारे लोगों की फीलिंग ऐसी थी, इसकी नहीं, ये तो डायरेक्टर है कि ये सीन क्या होगा। हमारी ऐसी शूटिंग थी कि बचपन में जब बारिश गिरती थी और स्कूल जल्दी छूट जाता और हम बैग लेके भागते भागते घर पहुंचते थे। वैसे 5 मिनट में गाड़ी में बैठे, चल मेकअप मत निकाल, होटल में लेके निकलते, कुछ भी हो सकता है, वापस माइंड चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ से पहले भागो, डिसीजन चेंज हो जाए, सबसे से निकलो। अभी हाल ही में पंढरपुर की यात्रा चल रही है और इसी के बीच में रिलीज होने वाली है 19 जुलाई को डंका हरिनामाचा। आज नव भारत के स्टूडियो में हमारे साथ डंका हरिनामाचा इस फिल्म की पूरी कास्ट, पूरी टीम बैठी है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस फिल्म के बारे में। आप सभी का नव भारत में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इसका रिलीज डेट किसने प्लान करा है? क्या इसका एक्चुअली हमारे डायरेक्टर मास्टरमाइंड हो गया, इसने बता दिया। अच्छा, एक्चुअली रिलीज डेट प्लान करने का जो पूरा ओवरऑल ये जो था प्रोसेस जो था, हम लास्ट ईयर ही आने वाले थे, जिसमें वारी का पूरा ये जो माहौल होता है, तो यही माहौल में हम लोग लास्ट ईयर ही प्लान कर रहे थे। लेकिन बिकॉज ऑफ सम वर्क, मतलब एक कोई बड़ी चीज़ अगर आप बना रहे हो तो वो उसके लिए समय लगता है, और वो समय हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। तो लास्ट ईयर का हमारा जो रिलीज डेट का प्लान था वो इस साल शिफ्ट कर दिया हमने। सो वी वेटेड, प्रोड्यूसर इज़ वेरी काइंड दैट उन्होंने इतना समय होल्ड करके रखा और एक विजन के साथ चल रहे थे, तो उसके वजह से पूरा साल हमने वेट किया कि यही टाइम पे जो समय रहेगा वारी का, उसी टाइम पे ये फिल्म आनी चाहिए और लोगों को होपफुली पसंद आएगी। 19 जुलाई को ये फिल्म की रिलीज़ है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस स्टोरी लाइन पर आप लोग कैसे आके रुके कि पंढरपुर के ऊपर, पंढरपुर की यात्रा, पांडुरंग, इन सब के अराउंड इसको बेस क्यों करा है आप लोगों ने? इसके पीछे की प्रोसेस क्या है? मैं एक्चुअली राइटर एंड डायरेक्टर मैं इस फिल्म का हूँ। सो जो प्रोसेस थी ये फिल्म बनाने की, सो स्टार्ट में ही हम लोगों ने, मतलब मैंने एक्चुअली जो डिसाइड किया था कि इसके पहले मैंने 7-8 फिल्म्स हो गई है मेरे एज अंडर प्रोडक्शन, और अभी ये इस फिल्म पे जब मैं सोच रहा था तो मैंने एक पेपर में, एक्चुअली किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि जो स्टैचूज होते हैं, जो आइडल्स होते हैं, वो एंशिएंट आइडल्स की मार्केटिंग होती है ब्लैक मार्केट में सब तरफ। तो उसके वजह से आई वाज लाइक कि ये एक थोड़ा सा मुझे कहीं तो भी मन को लग गया कि ये गलत होता है, ये सब, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी इंडिया में होता है। प्लस उसके बाद 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पे हर साल जो विट्ठू राय की वारी होती है, वो वारी उस साल हुई नहीं। तो उस साल विट्ठू राय को एक एसटी में लेके गए थे, मतलब सजा के, तो सिर्फ वो एसटी गई थी यहाँ से वहाँ। सो आई फेल्ट समवेयर, आई वाज लाइक कि वो भी थोड़ा मन में रह गया था थोड़ा। सो वो डेवलप होते एक स्टोरी डेवलप हुई, एक कुछ सोच आई, और बनाते बनाते एक कमर्शियल फिल्म का मैंने एक स्टोरी बनाया, उसके धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, फिर लोग जुड़े, कारवा जुड़ा, और फिर धीरे धीरे आज यहाँ पे है हम लोग। तो दादा भी थोड़ा ऐड करेंगे उसमें। नहीं, नॉर्मली हम अभी श्रेयस ने जो कहानी
उस तरीके से कुछ ओपन नहीं की है, लेकिन ये सब लोग हम जानते हैं कि कोंकण में एक रीजन है, कोंकण बेल्ट में एक जगह है दिव्यागर नाम की। तो दिव्यागर में बहुत फेमस गणपति एक जमाने में हुआ करता था, जो मिला था 150-200 साल पहले। तो उसकी एक मूर्ति थी, तो कुछ 6-7-8 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे साल याद नहीं है, लेकिन वो चुराई गई और उस गोल्डन गणपति को मेल्ट किया गया और उसको बेचा गया। इवेंचुअली लोग पकड़े गए, बट दैट डजंट सर्व द पर्पस। द होल पर्पस इज कि अगर वो मूर्ति बचाई जाती, अगर वो मिलती, तो वो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट या जो भी वो हिस्टोरिक चीज है जो हम लोग सालों से वहां पर देख रहे हैं, वो शायद प्रिजर्व हो जाती। तो कहानी कुछ इस तरीके से ही है फिल्म की, लेकिन उसमें विठुराय है। सो इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ हम्पी ऑल्सो, कि पंढरपुर की जो मूर्ति है विट्ठल की, वो तो पंढरपुर की नहीं है, वो तो हम्पी की मूर्ति है। जब एक जमाने में जब वहां पर अटैक्स हुआ करते थे, तो वहां से उठाकर वो पंढरपुर में लाई गई और वहां पर उसकी स्थापना हो गई। तो उस मतलब इस हिस्टोरिक जो इवेंट हुआ था उससे निगड़ित ये कहानी नहीं है, लेकिन बैकड्रॉप या जो मुद्दा है वो शायद ट्रेजरी का है, वो शायद ब्लैक मार्केट का है। वो अगर हम लोग ऐसी एक कंसेप्ट सोचे कि चलो हम लोग, अगर दुनिया ये सोचने लगे कि चलो अभी भगवान को ही बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, और अगर उसे रोकना है तो क्या हो सकता है, उसके इर्द गिर्द ये थोड़ी कहानी घूमती है। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने कौन से चैलेंजेस फेस करे पूरी शूटिंग प्रोसेस के दौरान, डायरेक्टोरियल हो, एक्टिंग वाइज हो, कि कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइन, इन सारे एरियाज पे कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको लगा कि नहीं थोड़ी बेटर हो सकती थी, कि नहीं इसमें ये नहीं हो पाया तो इस वजह से कुछ और हमने करा, तो इसके ऊपर बताइए। एक्चुअली एक तो मराठी सिनेमा जो इंडस्ट्री है वहाँ पे यूजुअली बहुत लार्जर देन लाइफ स्केल के फिल्म्स जो है वो बनती नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि लार्जर देन लाइफ सिनेमा हम लोग बना पाए। तो सबसे पहले थैंक यू करूँगा रविंद्र फड़का कि उन्होंने ये मेरा विजन समझ के लिया कि ये इस लेवल की फिल्म है, ये इस कैनवास की फिल्म है, ये इतनी सिनेमेटिक फिल्म है। तो हम लोगों ने वो जर्नी जो स्टार्ट की, तो वहाँ पे सबसे पहले चैलेंज ऐसा था कि मुझे एज अ डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर को समझाना था बहुत कि ये फिल्म क्या कैनवास की है, इसको इतने पैसे क्यों लगने वाले हैं और ये कितने लेवल के ऊपर की फिल्म हम लोग सोच रहे हैं। उसको थोड़ा समय लगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, तो उसको थोड़ा समय लगा। और उसके बाद फिल्म के अंदर आप देखेंगे तो 78-79 लोकेशन है, मतलब अलग अलग लोकेशन पे हमने ये फिल्म शूट की है। पुणे हो गया, मेनोली हो गया, गोवा में बहुत सारा सेक्शन शूट हुआ है, उसके बाद भोर हो गया, उसके बाद सासवड़ हो गया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेक्शन है, उसके भी सब सेक्शन अलग है। सो दैट वाज आल्सो अ बिग चैलेंज कि हर रोज हमको अलग लोकेशन पे जाके शूट करना पड़ता था। तो पूरा का पूरा जो कारवा चलता था वो पूरा उठा के दूसरी जगह लेके जाओ, फिर ऐसे करते 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 वो फिल्म बनी। आज इन दी एंड वी आर हियर ओनली। और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते, चैलेंजेस फेस एक्टर्स ने भी किए। सो उसमें से एक अनिकेत दादा बताएंगे आपको कि एक्शन के समय में, मतलब एक्शन सीक्वेंस शूट होने वाला था और उसके पहले दिन मतलब मैं निकला एक्शन सीक्वेंस, हमने एक शूट कंप्लीट किया और हम दूसरे लोकेशन पे जा रहे थे एक्शन सीक्वेंस करने के लिए। एक मिल में वो एक्शन सीक्वेंस था और मैं सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया और स्प्रेन हो गया था पूरा। और उसमें बहुत सारे भागने के शॉट्स थे और एक्शन तो आप सब इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इंटेंस और कितना मेहनत का काम है और कितना मतलब गिविंग और कितना देना पड़ता है उसमें, फिजिकली चैलेंजिंग है चैलेंज। तो उस पर मैंने लेकिन 3 दिन उसी इसमें किया, क्रेप बैंडेज लगा के, मलहम लगा के किया। मैं मानता हूँ कि ये विठुराया की ही का ही आशीर्वाद है कि मैं सही सलामत हूँ और वो मैं सीक्वेंस विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज पूरा कर सका जी। और कोई ऐसे एक्टिंग के चीजें जो आप लोगों को फेस हुआ अलग से? देखिए, एक्टिंग का तो मतलब बात होती ही रहेगी। एक मराठी फिल्म थिएटर तक आ रही है और वो रिलीज हो रही है, यही एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मराठी में। वो हम लोगों ने बात किया, तो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि मतलब इट्स अ रियलिटी। बहुत सारे लोग फिल्में बनाते हैं
लेकिन नॉट नेसेसरी एवरी फिल्म रिलीज होती है, नॉट नेसेसरी एवरी फिल्म का इस तरीके से प्रमोशन होता है, या उसका माउंटिंग जो है, फिल्म लोगों तक पहुंचना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर फिल्म लोगों तक पहुंचती नहीं है तो कितनी भी बढ़िया फिल्म बनाओ, अगर आपके ऑडियंस तक वो अगर पहुंच नहीं रही है तो कहीं तो गड़बड़ है। जो आप हर्डल बोल रही हैं, जो आप ये जो बात बोल रही है, वो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि मराठी इंडस्ट्री सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमे बनाती है या इस तरीके से बनाती है, उस तरीके से बनाती है। वी आर डूइंग गुड फिल्म्स, we are doing equally good films. We have directors who have received national awards in the past few years. तो हमारे पास अच्छे निर्देशक हैं, अच्छी कहानियां हैं। I think हमें इस बात पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो ही वो फिल्म लोगों को समझ में आएगी, पसंद आएगी। द होल एफर्ट इज दिस। मैं भी आज तक इतने मैंने फिल्म किए, मैं इस ऑफिस में पहली बार आया हूँ, सो आई ऑल्सो फील कि अगर ये प्रमोशन की एक जगह है तो सो व्हाई नॉट दिस एवेन्यू हैज बीन एक्सप्लोर्ड येट। तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली आपको आपकी फिल्म प्रमोट करनी चाहिए, पसंद आए ना आए, अच्छी हो, भली हो, बुरी हो, जो भी हो, वो बाद में रिलीज होने के बाद समझ में आएगा। बट वी हैव टू रीच द पीपल विच इज रिक्वायर्ड। और जो मराठी ऑडियंस है, आप मध्य प्रदेश में जाइए, इंदौर जैसी जगह है, आधा इंदौर तो मराठी लोगों से भरा हुआ है, सो देयर इज अ बिग ऑडियंस देयर। सो ऐसी बहुत सारी जगह है, कर्नाटक में है, देयर इज ऑडियंस, वी हैव टू रीच देम आउट। आज के जो कंसेप्ट है भगवान और धर्म को लेके, लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जो आप कंसेप्ट लेके आ रहे हो कि भगवान और इतने सारे मतलब महाराष्ट्र का कल्चर जो भी आप दिखाएंगे, तो इस प्रोसेस में आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखा कि किसी को भी हर्ट ना हो? नहीं, मैं अभी आपको क्लियर बोलता हूँ कि ये जो फिल्म बनी है, ये मराठी फिल्म है सबसे पहली बात। और मराठी इंडस्ट्री के जितने भी डायरेक्टर्स, जैसे दादा भी खुद डायरेक्टर है, और जितने भी राइटर्स हैं, वो उनको इस चीज़ की स्कूलिंग इतनी स्ट्रांग होती है। सबका मेकिंग पर्पस जो होता है, जो लोग जो मराठी में फिल्में बनाते हैं ना, वो इतने कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बनाते हैं, वो सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है। उसकी वजह से वी आर कंटेंटली रिच इंडस्ट्री। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब ऐसा कोई कंटेंट चॉइस करते हैं ना, और उसके ऊपर जब काम होता है, तो वो सालों काम होता है। इस फिल्म के ऊपर 3 साल काम हुआ। हर सेंसिटिव इशू, हर सेंसिटिव सेक्शन, हर छोटी मोटी जहाँ पे लोगों को दर्द ना होता, जहाँ पे लोगों की भावनाएं हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हर चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सेक्शन में सबका ध्यान रखते हुए ये फिल्म अभी बनाई हुई है। और सबसे पहली बात, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सिनेमेटिकली कंप्लीट एक कैनवास की फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, और लोगों को अच्छी लगेंगी, और लोग खुश होंगे कि हमारे यहाँ भी अभी ऐसी फिल्में बनने लग गई है। तो ज्यादातर आजकल यूथ सेंट्रिक या एक्शन मूवीज ज्यादा मतलब लोगों को पसंद आती है, तो ये एक पूरा जो आपका स्टोरी लाइन है वो आध्यात्मिक स्टोरी लाइन है। एक मिनट, मैं पहले ये एक बात क्लियर करता हूँ कि ये बिल्कुल धार्मिक फिल्म नहीं है। ये जय माता दी नहीं है। जय माता दी, जय संतोषी माँ, ये नहीं है। कालूबाई से ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। विठल के प्रति जो हमारी भक्ति है, पर्सनल भक्ति है, इसीलिए हमने विठल बैकड्रॉप में रखा। राइट, राइट, भक्ति हमारे मन में है उसके लिए। बाकी ये फिल्म टोटली अलग है। जो इशू, जो ब्लैक मार्केटिंग का इशू जो हैंडल किया है, दैट इज द मेन प्लॉट ऑफ द फिल्म। इसमें वारकरी नहीं है, वारकरी है, मैं एज अ कैरेक्टर लेकिन वारी या उस तरीके से कुछ नहीं। हाँ, मतलब मैं वारकरी संप्रदाय इसमें ऐसा पूरा दिखाया नहीं गया है। पंढरपुर की यात्रा दिखाई नहीं गई है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इट्स अ टोटल आउट एंड आउट कमर्शियल एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, ऐसी फिल्म है ये। मेरा कैरेक्टर जो है वो इनको और इस बॉबी और सनी, ये दो मेरे दोस्त होते हैं, उनको कैसे इंस्पायर करता हूँ कि हम ढूंढने जाते हैं। ये पूरा वो जना का जो स्ट्रगल है, उसकी स्टोरी है। तो जना, बॉबी, सनी की लाइफ में क्या होता है उस पीरियड ऑफ टाइम में, और उनकी जर्नी क्या है टू गेट बैक दैट मूर्ति एट एनी कॉस्ट। राइट, ये फिल्म है। ये फिल्म है। आपने शायद लय भारी मूवी देखी होगी, तो उसका कंटेंट कैसा था कि बैकड्रॉप में विट्ठल था। सो ये वैसा ही है कि बैकड्रॉप में विट्ठल है, फिर उसके क्या बोलते हैं, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, तो इस हिसाब से ही जाती है फिल्म। आपने जो सवाल पूछा था कि डंका हरिनामाचा अगर फिल्म का नाम है तो वारकरी लोग ये आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फिल्म का नाम चोरी का मामला था, तो चोर आएंगे क्या? चोर नहीं आएंगे।
तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ऑडियंस कभी भी, आप देखिए ऑडियंस कभी हाँ अगर आ सकती है, अगर लगान का टाइटल हो तो लोग थोड़ी टैक्स देके फिल्म देखेंगे। बेसिकली आपके कहने का मानने ये है, तात्पर्य ये है व्हाट्स इन अ नेम। और दूसरी बात देखिए, आप फिल्म का टाइटल कोई भी दे दो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उस तरीके की ही फिल्म हो। देयर आर मल्टीपल लेयर्स अटैच्ड टू मेक अ फिल्म। डंका हरिनामाचा इसलिए फिल्म का नाम है क्योंकि उसका बैकड्रॉप विट्ठल है, कहानी तो लोगों की है। इवेंचुअली हम लोग भगवान की कहानी तो बोल नहीं सकते, हम लोग कहानी तो लिख सकते हैं, लोगों की ही कहानी बोल सकती है। ऐसा होता नहीं है, बिकॉज इट इज व्हाट इज ऑडियंस, यू जस्ट कांट डिस्क्राइब ऑडियंस की ये होता है। आपको पसंद फिल्म आए, आपको आएगी पसंद, इनको नहीं आएगी, उनको शायद बहुत अच्छी लगेगी, उनको ये कल शायद मुझे फोन करके बोलेंगे एक्टिंग करना बंद कर दो भाई। कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज नो वन ऑडियंस, जेनरिक है ऑडियंस। ये कंसेप्ट बहुत बड़ी है, उसको हम लोग एक फॉर्मेट में नहीं रख सकते। एंड इवेंचुअली हम लोग 100 में से 100 लोगों को नहीं सेटिस्फाई कर सकते, तो जितना है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश। और हम उस संप्रदाय हमारा टारगेट ऑडियंस सिर्फ वही नहीं है, सारे लोग हैं। मतलब इस फिल्म को इतनी यूनिवर्सल है कि इसको लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। कितनी लैंग्वेज में रिलीज कर ये मराठी में मराठी है। तो आप लोगों ने सिंपल मराठी का इस्तेमाल करा है इसमें, ताकि हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं वो भी समझ नहीं, पाएं। एक तो सबटाइटल्स होते ही है इंग्लिश वो में, है वो तो है ही, लेकिन म्यूट भी कर देंगे तो भी समझ जाएंगे, तो भी समझ जाएंगे आपकी ये बात। नीचे सबटाइटल्स है ना। हाँ। चलिए, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो भी सेट पे काम करा वो तो ठीक है, बट आप लोग की सेट के पीछे, कैमरा के पीछे जो बॉन्डिंग हुई है, चाहे प्रैंक्स हुए हैं, उसके बारे में जानना चाहूंगी। मैं एक बताना चाहूंगी, मेरी इसके साथ तीसरी फिल्म है, अच्छा। इसकी साथ तीसरी फिल्म है, इसके साथ 5वीं फिल्म है, हम दोनों की ये 6वीं फिल्म है। ऐसे चल रहा है। इसकी दूसरी दूसरी फिल्म आप समझ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं पीछे क्या हुआ है। सब दोस्त लोग ही हैं, मतलब। तो हम लोगों की कास्टिंग ऐसी होती है, ऐसे मैसेज ये देखा माइक हम लोगों की कास्टिंग ऐसी होती है, भाई का मैसेज आता है, रात को आता है, सुबह आता है कि भाई तू ये कर रहा है। तू जैसे कि उसने मुझे एक मैसेज किया था, तू सनी है। तो हालांकि मेरी एक शूटिंग चल रही थी एक फिल्म की, चौक नाम था, उसमें भी मैं सनी नाम का किरदार कर रहा था। इसने मुझे मैसेज किया कि भाई तू सनी है। मुझे पता था मैं सनी हूँ, हाँ मैं सनी हूँ। शूटिंग कर रहा था। इसने बोला मुझे, मैंने बोला उसको तू सनी है, उसने बोला हाँ मैं सनी हूँ। मैंने ओके डन, तू सनी है। तो मैं मेरे फिल्म के बारे में बोल रहा था और ये अपने फिल्म को उसको लग रहा था मैं सनी हूँ। फिर मुझे पता चला कि इसको कैसे पता चला कि मैं सनी हूँ। तो नहीं बोला तू आ जा। मैं दूसरे दिन ऑफिस में गया, तो इसने 2 लाइन में मुझे कहानी बताई और बोला क्या कर रहा है। अरे भाई तू बोल रहा है तो मैं करूंगा ही ना, बस। ये ऐसी हमारी कास्टिंग होती है यहाँ पे। हाँ मतलब इतना बॉन्डिंग है, इतना बॉन्डिंग है। शूटिंग में आपके सबसे अच्छे मोमेंट्स क्या रहे, वो कुछ? मेरे लिए तो मैंने ये एक्शन फिल्म है, तो मराठी में यूजुअली एक्शन फिल्म होती नहीं है। कमाल एक्शन मैं डायरेक्ट कर पाया, ये मेरा सौभाग्य है। दादा ने कमाल काम किया है, इसका भी कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है, इनके भी कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है, तो वो सब करने में मुझे बहुत सबसे ज्यादा मजा आया एक्चुअली। आपका? हमारी शूटिंग चल रही थी वाई में, और एक मतलब हम लोगों ने सुबह 9 बजे का शिफ्ट था, तो 9 बजे से काम करना शुरू किया और रात के 9 बज गए और हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए उस दिन का काम। और सयाजी शिंदे नाम के बहुत बड़े एक्टर हैं जो साउथ में भी काफी स्ट्रांग काम करते हैं। तो सयाजी सर ने बोला कि मैं 9 बजे के बाद काम नहीं करूंगा। वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था। मेरे लिए सबसे अच्छा दिन इसलिए था कि हम लोगों को लगा अभी 9 के बाद 10, 11, 12, 1, नहीं, 2, अगर 3, शूटिंग होती तो सुबह 4 बजे तक, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अच्छा है, आराम से कर लेंगे। नहीं, क्या है, कभी कभी मतलब जोक्स अपार्ट, कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक प्रोडक्ट को लाने के लिए कभी कभी कुछ ज्यादा खींचते हैं, तो उस खींचातानी में शायद उसके क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो तो फन जोक्स अपार्ट, लेकिन फिल्में शूट करना इन इटसेल्फ एक हिलेरियस प्रोसेस होती है। यू नेवर नो आपको किस तरीके के लोगों का सामना करना पड़ेगा। हम लोगों का गोवा स्केड्यूल था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ऐसे किया कि शेड्यूल के 3 दिन पहले मैं गोवा में प्रेजेंट हुआ क्योंकि वो गोवा था ऑफ कोर्स। तो मैंने गोवा एंजॉय कर लिया और फिर मैं शूटिंग करने लगा। अगर वो शूटिंग
चंबल में होता तो मैं शायद मैं बोलता मैं मेरे को साथ में लेके आओ, मेरे को अकेला मत छोड़ो। मतलब जब हम उस रात शूटिंग कर नहीं पाए तब हम सारे लोगों की फीलिंग ऐसी थी, इसकी नहीं, ये तो डायरेक्टर है, ये टेंशन में कि ये सीन का क्या होगा। हमारी ऐसी शूटिंग थी कि बचपन में जब बारिश गिरती थी और स्कूल जल्दी छूट जाता था और हम बैग लेके भागते भागते घर पहुंचते थे, वैसे 5 मिनट में गाड़ी में बैठे, चल मेकअप मत निकाल, होटल में लेके निकलते, कुछ भी हो सकता है, वापस माइंड चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम होगा, यहाँ से पहले भागो, तक डिसीजन चेंज हो जाए तब तक सेट से निकलो। मतलब जोक्स अपार्ट, लेकिन होता है आप चैलेंज के तरीके से अगर बोलते हो तो एवरी डे इज अ चैलेंज, वो तो है ही मतलब। और फॉर हिम इट्स आई थिंक सो, फॉर द डायरेक्टर and the production and the producer, they go through bigger challenges than actors. Actors तो काम करके निकल जाते, प्रोड्यूसर का काम बहुत बड़ा है, मतलब और थैंकलेस जॉब है। हम लोग आएंगे बोलेंगे हम लोग को होटल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। प्रोड्यूसर को until and unless the film doesn't really, it's a really tough job. It's a really tough job. चैलेंजेस मतलब शूटिंग बिल्कुल इतना पैसा लगता है पर डे ही, बहुत सारा लाखों रुपए लगे होते हैं, तो शूटिंग कैंसिल तो नहीं कर सकते। और एक्टर तो दिखता है, डायरेक्टर भी कुछ उसको बीमारी हो गई तो वो बेड पे बैठ के आराम से कुछ कर सकता है। जैसे आशुतोष गोवारिकर जी ने तो पूरे लगान बेड पे सो के किया था। मेरा भी पैर स्प्रेन हो गया तो मुझे करना पड़ा। 104 बुखार हो तो भी आपको शूटिंग तो करनी ही पड़ती है, नाटक का शो तो एक्टर को करना ही पड़ता है। तो सब डिपार्टमेंट के अलग अलग चैलेंजेस हैं। जी, ऐसा कुछ हुआ था क्या कि जैसे बहुत ही सीरियस सीन चल रहा है, मतलब और कॉमेडी अगर हो गई, रो रहा है, सामने वाला डायलॉग नहीं, ये तो पूरे फिल्म में हुआ है। ये तो पूरे फिल्म। अरे डायलॉग प्रश्न कंप्लीट करो दे। काय पूरे फिल्म में हुआ है, हे काय माहिती आहे का तुला, काय विचारायचं? ठीक है, फिल्म में हुआ है, पूरी फिल्म में हुआ है, उसका एक कोई सबसे बड़ा हाईलाइट बता दीजिए। क्या लेकिन किस पर एक काही प्रश्न विचारला तुम्ही, सिरियस सीन मध्ये कॉमेडी झाली आहे का? त्याच्यावर उत्तर दिलं आहे. पर क्या हुआ है वो, मतलब सबसे बड़ा हाईलाइट कि सबसे बड़ी कॉमेडी वहीं पे हो गई। नाही तसं माहित नाही, माणूस माहित नाही ना। मी एक सांगू scene- तो? हाँ, एक सीन था जिसमें सांगतो तो. एक आदमी के पेट में एक ग्लास चला गया और वो मर रहा है, वो पेड़ के पास बैठा है, खून बह रहा है और प्लेट ऐसा लगा था और कांच ऐसा, प्रोस्थेटिक था एक्चुअली. और हम चाहते थे असली हो, लेकिन हम बैकड्रॉप ये है कि हम जंगल में भाग रहे हैं, विलन गैंग हमारे पीछे लगी, हाई इंटेंस और हम लोग भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। द होल पॉइंट वाज कि हमें मारने कोई पीछे से आ रहा है, सो वी आर रनिंग। तो किसी एक को लगा है तो वो पेड़ के पास गिरा है और वो बोल रहा है तुम लोग भागो, यू गो। तो वो इतने जोर से बोल रहा था, तो मैंने बोला यार उनका छोड़, तेरी आवाज सुन के जो इधर आ जाएंगे, तो जा रहे जो डेंजर जोन से हम लोग बाहर लगे, बहुत सीरियस सिचुएशन. तो इतना भी मत चिल्लाओ सीन में कि वो समझ जाए कि हम लोग आ रहे हैं। तो एक्टर तो बहुत ही बढ़िया था, इसलिए उसको समझाना पड़ा, वो बात आती है। हाँ मतलब था, तो ऐसा है, होता रहता है। और मतलब ये तो कॉमेडी किस्सा हो गया, लेकिन जैसे कि हमारी फिल्म में स्पिरिचुअलिटी भी है, भक्ति में जो शक्ति है, ये वो सब एलिमेंट्स हैं। तो हम गोवा में शूटिंग कर रहे थे, चर्च में शूटिंग कर रहे थे, और मेरा एक सीन बाहर चल रहा था और अंदर चर्च ग्राउंड फ्लोर पे चर्च के लाइटिंग चल रही थी और फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर उस चर्च के थे। तो मेरा सीन चल रहा है और ये शॉट फिल्म में रखा है, मेरा शॉट चल रहा है, लो एंगल कैमरा लगा है, मैं स्टेप्स पे बैठा हूँ और पूरी बैकग्राउंड में चर्च दिख रही है। तो सीन चल रहा है और चालू सीन में सेकेंड फ्लोर की एक विंडो से ऐसा एक व्हाइट लाइट आया और 5 सेकंड के बाद ऐसा चला गया। वहां पे कोई था ही नहीं, अंदर कोई नहीं था, अंदर कोई नहीं था। चर्च की हाइट इतनी थी कि वहां पर लाइटिंग करना भी इम्पॉसिबल है, बिकॉज दे हैड गिवन अस द फ्लोर फॉर शूट, नॉट द एंटायर चर्च। हाँ,
लेकिन वहां पे लाइटिंग वाइटिंग कुछ था नहीं. एंड इफ यू सर्च द प्लेस Instant hello. नहीं, इफ यू सर्च द प्लेस ऑन गूगल, इट इज 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन गोवा में से वो चर्च का नाम आता है. तो आता है गूगल पे एक्चुअली वो नाम. सो वी हैव बीन शूटिंग तो देयर. वहां पे जाकर कैसा मतलब एक्सपीरियंस नो वी अलावा मतलब मैं तो उस सीन में था नहीं. ये चर्च था- में हाँ चर्च में जो हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, नहीं उस चर्च में हमने बहुत शूटिंग की. बहुत shooting अच्छा। है, बहुत shooting. रात में भी शायद जो होगा वो एक्टर ही होगा. आई डोंट नो, मुझे करके गया. Whatever it is, लेकिन ऐसे हुआ था. So मतलब विठल इज गाइडिंग अस. Yes. एग्जैक्टली. ही इज विद अस इन दिस. यस. तो आखिर में आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी मूवी जाकर देखें इसके लिए? यहाँ से चालू. हमने बहुत प्यार से भक्ति भाव से ये मूवी बनाई है और उसी प्रेम और उसी भक्ति भाव के साथ हम 19 जुलाई को पूरे महाराष्ट्र के जो ऑडियंस है, हमारा जो प्यारे ऑडियंस है, उनके चरणों में अर्पण कर रहे हैं. तो मुझे इस बात का कोई डाउट नहीं है कि विठल हमारे साथ है, वैसे ही महाराष्ट्र की पूरी ऑडियंस भी हमारे साथ होगी. मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ऑडियंस स्मार्ट है. क्या देखना है क्या नहीं, ये टोटली उनका चॉइस है. जैसे हम लोगों का चॉइस है वैसे उनका भी चॉइस है. बट हैविंग सेड दैट, आपको एक प्योर एंटरटेनर अगर फिल्म देखनी है, प्योर एंटरटेनिंग फिल्म देखनी है, तो हमारी फिल्म देखने जरूर आएंगे. आप मायूस नहीं हो. थैंक यू. मैं बोलूँगा कि ये फिल्म एक्चुअली सबसे पहले तो सब 19 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, ये बार बार मुझे मेंशन करना है. और जैसे दादा ने बोला कि ऑडियंस आर वेरी स्मार्ट. सो ऑडियंस, आप ट्रेलर देखिए, टीज़र देखिए, हमारे गाने आए वो देखिए, वो सब देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए. क्योंकि हम लोग भी वैसे ही डिसाइड करते हैं कोई फिल्म देखनी हो तो मैं ये सोचता हूँ कि ये सब देखने के बाद आपका इंटरेस्ट जरूर मतलब उस पर क्रिएट होगा और आप जरूर ये फिल्म 19 जुलाई के बाद जो थिएटर्स में रिलीज हो रही है पूरे महाराष्ट्र में, आप देखने जाएंगे. मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मासी एंटरटेनिंग फिल्म है और 19 जुलाई को आ रही है. सो देखिए और आनंद उठाइए. बहुत ही प्यार से हम लोगों ने फिल्म बनाई है. पूरा मसाला ड्रामा है, एंटरटेनमेंट पैकेज है, जो 19 जुलाई को आपकी नजदीक की थिएटर्स में आ रही है. तो जरूर आनंद उठाइए. थैंक यू. तो हम बात कर रहे हैं डंका हरिनामाचा इस फिल्म की टीम के साथ और इनकी बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि ये फिल्म बिल्कुल पैसा वसूल होने वाली है. तो अगर आपको भी इस फिल्म का लुत्फ उठाना है तो याद रखिए कि ये फिल्म रिलीज हो रही है 19 जुलाई को आपके करीबी थिएटर्स में. आपके थॉट्स और सजेशंस हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे और कई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नव भारत को. मीशा शर्मा, नव भारत मल्टीमीडिया, पुणे.